नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो कलाम द्वारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई गई है उसका माइनर टेस्ट नंबर 10। ठीक है, और अपना टॉपिक जो सुबह चल रहा था वही है 20 क्वेश्चन देखेंगे अपन किसके, मूल्यांकन, मापन व आंकलन के। ठीक है, और ये टॉपिक आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला टॉपिक है। क्यों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से जो है आपके साइकोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। इसके अलावा आपकी जो है आप कोई भी शिक्षण विधि मान लो, चाहे आप हिंदी की शिक्षण विधि मान लो, आप चाहे संस्कृत की शिक्षण विधि मान लो, या फिर जो एसएसटी की शिक्षण विधि, साइंस की शिक्षण विधि, ईवीएस की, मैथ की, यानी कि हर शिक्षण विधि में जो है मूल्यांकन टॉपिक है आपका। तो मूल्यांकन टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है, हर सब्जेक्ट में काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आते हैं। और ये मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से मूल्यांकन टॉपिक से आ जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसको आप जो है एक वन लाइनर या टेस्ट के जैसे कैसे भी जो है एक रिवीजन के तौर पर याद रख सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, प्रश्न पत्र निर्माण में जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है उसका आवश्यक तत्व है कौन सा नहीं है। मेरे हिसाब से जो है पूरा जो ये 20 क्वेश्चन है ना आपके सामने, उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन ही ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बेस्ट है, देखो ब्लूप्रिंट में उद्देश्य होता है, बिल्कुल वस्तु जो है आपकी उत्तर तालिका होती है, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोग सोचते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण में उत्तर तालिका नहीं होती, जबकि उत्तर तालिका भी प्रश्न पत्र निर्माण में होती है। ठीक है, प्रश्नों का प्रकार होता है, बिल्कुल कौन सा लघुत्तरात्मक है, कौन सा निबंधात्मक है, कौन सा वस्तुनिष्ठ है, वो भी होता है। तो विषय वस्तु नहीं होती, ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट में क्या नहीं होती, विषय वस्तु। हाँ, विषय वस्तु जो होती है वो ब्लूप्रिंट निर्माण का आधार जरूर हो सकती है, लेकिन ब्लूप्रिंट में शामिल नहीं होती। वापस नोट कर ले, विषय वस्तु ब्लूप्रिंट निर्माण का आधार हो सकती है, लेकिन विषय वस्तु ब्लूप्रिंट का भाग नहीं होती, तत्व नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिससे वह उन जो है अशुद्धियों को विकसित होने से पूर्व की दर कर सकता है। ठीक है, उक्त परिभाषा किसकी है, दोबारा देखो, निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिससे वह उन जो है अशुद्धियों को विकसित होने से पूर्व कम कर सकता है। ये यहां पर होना चाहिए, दर कम कर सकता है। ठीक है, गलत छपा हुआ है। तो उक्त परिभाषा किसकी है, अच्छी परिभाषा है, बार जो है सेकंड ग्रेड में आई हुई परिभाषा, इसलिए जो है आपको ये याद रखना है, इतनी बड़ी परिभाषा है। तो उत्तर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा क्रोनबेक। ठीक है, ये परिभाषा किसकी, आपकी क्रोनबेक की है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर बिना सब्सक्राइबर हैं और फिर भी डेली देखते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं आप जीवा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइबर बटन है और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, क्योंकि अपन जो है जैसे ही रीट हो जाएगी उसके बाद में थर्ड ग्रेड की भी सीरीज ऐसे ही चलाएंगे। तो हर सब्जेक्ट की जो है थर्ड ग्रेड की सीरीज जो है एकदम फ्री में यूट्यूब पर चलने वाली है। तो सब्सक्राइब बटन अभी जाकर जो है प्रेस करिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहां भी आप जुड़ सकते हो। वहां पर जो आपको जो आपका जो टीचिंग मटेरियल है पढ़ने के लिए वो भी मिलता रहेगा और सूचनाएं भी मिलती रहेगी। जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। और कल जो है रात 10 बजे तक अपन ने जो है ना, कल रात 10 बजे तक जो है 22 तारीख, कल कितनी है 22 तारीख, पहला महीना 2025, तब तक अपना जो है टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। तो उसमें फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि चिकित्सकीय जो शिक्षण है उस किसको कहा जाता है। मतलब ऐसा शिक्षण जो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हो, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र का मतलब है जो जैसा उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं वैसा ही जो है शिक्षण में यानी कि शिक्षा में भी करें। तो ऐसा कौन सा शिक्षण होता है, तो इसमें देखो उपचारात्मक शिक्षण ही उत्तर होगा। उत्तर होगा आपका जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखना, नैदानिक परीक्षण, कक्षा कक्ष शिक्षण, ये दोनों के दोनों जो है चिकित्सकीय शिक्षण में नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उपचारात्मक शिक्षण आएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का कौन सा आधारभूत सिद्धांत नहीं है। सबसे पहले छात्रों का स्तर ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल छात्रों का स्तर जो है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी उपचारात्मक शिक्षण जो है अपने स्टार्ट करें, उसका आधार बनाए। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, अधिगम कठिनाइयों को दूर करना। किसको,
अधिगम कठिनाई को दूर करना, और इस जो कारण का पता लगाना होता है नैदानिक, और उनको दूर करना होता है उपचारात्मक। फिर छात्रों को उसकी प्रगति के लिए सूचित किया जाना चाहिए, बिल्कुल। छात्र कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या प्रगति कर रहे हैं, उसके लिए सूचित किया जाना चाहिए, बिल्कुल। केवल कक्षा का स्तर देखा जाना चाहिए, तो मैं आपको जो है लगभग हर वीडियो में बता चुका कि जैसे ही मनोविज्ञान या शिक्षण विधि में केवल शब्द आ जाए तो वो नेगेटिव होता है और वो नहीं में काउंट होता है। तो यहाँ नहीं पूछा है तो उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। केवल कक्षा का स्तर नहीं, बच्चे का स्तर, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। फिर छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान छात्रों को जो है प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण कब करवाया जाता, सॉरी उपचारात्मक शिक्षण जो है करवाया जाता है, किसको करवाया जाता है, ठीक है, या कब करवाया जाता है। छात्रों के छोटे छोटे जो है समूह बनवाकर करवाया जाता है, बिल्कुल। छात्रों के छोटे छोटे समूह बनवाकर करवाया जाता है, बिल्कुल। अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करके, बिल्कुल। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कि बच्चा कहीं पर कमजोर है, कुछ सीखने में कमजोर है, तो उसके जो अधिगम जो ये जो प्रॉब्लम है, अधिगम जो कठिनाई है, उसको दूर किया जाए, और उसके लिए जो है आपको पता है क्या होना चाहिए, अतिरिक्त कक्षाओं का भी आयोजन होना चाहिए। फिर रोचक शिक्षक सामग्री का प्रयोग करें। मान लो कि बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप वो जो है रोचक शिक्षण सामग्री कौन सी होती है, जैसे आप कोई मॉडल ले आए, कोई चार्ट ले आए, तो इससे जो है बच्चा जो है अच्छे से प्रभावित होता है। तो उपयुक्त सभी प्रकार जो है इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। देखो उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, जो अधिगम कठिनाई है उनको दूर किया जाता है, अधिगम कठिनाई को दूर किया जाता है, अधिगम कठिनाई को दूर किया जाता है, ठीक है, दूर किया जाता है। अब दूर कब करेंगे अधिगम कठिनाई को, जब हम पता होगा कि अधिगम कठिनाई का कारण क्या है। तो कारण किस में पता चलता है, निदानात्मक परीक्षण में, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिगम जो कठिनाई है, अधिगम कठिनाई के कारण का पता लगाया जाता है, के कारण का पता लगाना, ठीक है। मतलब किस कारण से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, इसका जो है कारण का पता किस में लगाया जाता है, निदानात्मक में, और वही कारण का पता लगने के बाद में उनको दूर किया जाता है किसमें, उपचारात्मक में। तो किस जो उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या हो गया, निदानात्मक परीक्षण, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, ठीक है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से क्या होता है, मतलब मूल्यांकन परीक्षा की तुलना में क्या होता है, तो मूल्यांकन होता है विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा व्यापक टाइप से। विस्तृत मतलब हो गया व्यापक होता है, ध्यान रखना। मूल्यांकन ना तो संकुचित होता है, ना समान, ना सीमित। परीक्षा और मूल्यांकन में जो है मूल्यांकन क्या होता है, विस्तृत होता है, जबकि परीक्षा जो है कि सीमित या संकुचित होती है, ध्यान रखना। तो मूल्यांकन क्या होता है आपका, विस्तृत। अगला क्वेश्चन है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जो है पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। पाठोपरांत मूल्यांकन जो है वो किसे कहते हैं, तो पाठोपरांत मतलब पाठ के उपरांत। तो क्या हो गया, पाठ पढ़ाने के बाद में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पाठोपरांत का मतलब है पाठ पढ़ाने के बाद में जो है आप कोई मूल्यांकन कर रहे हो, तो उसको पाठोपरांत मूल्यांकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक परिभाषा है, वो किसने दी वो बताना है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की ये परिभाषा किसकी है, देखो वापस देखो, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। और ये मेरे हिसाब से ये जो है 3 से 4 बार जो है सेकंड ग्रेड या जो है थर्ड ग्रेड या रीट में आ चुकी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा जो है किसने दी, नाम ध्यान रखना, माइकलिस। और ये जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और आपको पता है साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की या निर्धारण करने की, ठीक है, निर्णय की जगह निर्धारण नाम भी आ सकता है, निर्णय करने की प्रक्रिया, ये बात कही माइकलिस ने। अगला क्वेश्चन जो वैसे जो है नॉर्मल क्वेश्चन है कि जो है टारगर्सन और एडम्स, ठीक है, टारगर्सन और एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है। इसका डायरेक्ट उत्तर ध्यान रख लेना। टारगर्सन है और एडम्स है, इनके अनुसार जो है भाषा में, यानी कि जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, उसमें मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है। तो इसमें मूल्यांकन का सही अर्थ है किसी विषय वस्तु या प्रक्रिया के मूल्य को निश्चित करना। या आप डायरेक्ट ही याद रख लें कि टारगर्सन और एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन और मापन दोनों को, अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाए तो किस जो है प्रकार से बनेगा। तो ध्यान रखना, मूल्यांकन बराबर होता है
मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यानी कि मापन यानी कि जो मात्रात्मक मान है उसका मूल्य निर्धारित भी कर देना साथ में, तो वो क्या बन जाता है, मूल्यांकन बन जाता है। मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अगला क्वेश्चन है मौखिक मूल्यांकन के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। मौखिक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, जैसे हम मौखिक परीक्षा होती है ना अपनी, कि मैंने तो जो एक स्टूडेंट को बुलाया मैंने, हाँ बताओ कि 2 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और फिर मैं उसको नंबर दे देता हूँ 20 में से या 15 में से या 10 में से, तो वो होता है मौखिक मूल्यांकन। इसके लिए जो है मतलब कौन सा जो है उपयुक्त कथन है वो बताना है आपको। सबसे पहले मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 का वर्ग क्या है, ठीक है, जो है आप कह सकते हो गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, ठीक है, ताजमहल कौन से शहर में है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। फिर हम मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, तो यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, जो भी मूल्यांकन करता है मौखिक जो है पेपर ले रहा है वो निष्ठावान होना चाहिए, मतलब अपना कार्य जो है निष्ठा से करे। सहनशील मतलब जो है बच्चों के हो सकता है जो है जवाब उल्टे सीधे आए या फिर जो हो सकता है सही नहीं आए, तो आपको जो है सहन भी करना होगा उनको। और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, आप गणित का ले रहे हो तो गणित का विषय आपका अच्छा होना चाहिए ताकि जो है आप अच्छे से मूल्यांकन कर पाओ। ठीक है, मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए, कम नहीं पूरे मिलने चाहिए। आत्मा अभिव्यक्ति मतलब बोलने के अवसर, तो फुल बोलने के अवसर मिलने चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो बुद्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण में, तो ध्यान रखना व्यक्ति की जो रुचि और अभिवृत्तियां ना वो होती है उसके व्यक्तित्व से संबंधित, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तित्व परीक्षण में। मतलब व्यक्तित्व परीक्षण है उसमें रुचियां और अभिवृत्तियों और जो है समायोजन क्षमता है इनका अध्ययन किया जाता है, बुद्धि परीक्षण में नहीं किया जाता, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। मतलब कोई पर्सन है जो ये बोल रहा है कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, मतलब जो है तुलसी जो है दास है उनके द्वारा जो है लिखित कुछ ग्रंथों के नाम लिखो। प्रश्न का यह प्रकार किस प्रकार का है, तो देखो बहुविकल्पीय तो है नहीं क्योंकि विकल्प नहीं दिए हुए, ठीक है, निबंधात्मक भी नहीं है क्योंकि जो है आपको जो है बहुत ज्यादा नहीं लिखना, जो है आपका जो है तुलसीकृत ग्रंथ क्या होंगे 5 होंगे 6 होंगे, तो ये आपका निबंधात्मक नहीं है। विकल्प आपको दिए नहीं, वर्गीकृत करना नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, मतलब 5 से 6 नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि निदान की परीक्षण विधि के प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान रखना 2 प्रकार होते हैं। निदान की परीक्षण विधि के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं वो मैं बता देता हूं। एक होता है आपका व्यक्ति केंद्रित, क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है सीटेट में आया हुआ है, ध्यान रखना नोट कर लेना। व्यक्ति केंद्रित होता है एक तो, ठीक है, और दूसरा होता है समूह केंद्रित। क्या होता है, समूह केंद्रित। तो ये जो है निदान की जो है परीक्षण विधि के 2 जो है प्रकार होते हैं, व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। ठीक है, और ये जो है पेपर है जो प्रश्न है आपका वो क्या है सीटेट में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है। देखो सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण जो है आपका ये कब किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण किया जाता है आपका जो है छात्र ने जो सीखा है उसकी उपलब्धि जानने के लिए, मतलब क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ उपलब्ध किया है, क्या कुछ अचीव किया है वो जानने के लिए। जबकि नैदानिक परीक्षण जो ऊपर बात कर चुके हैं अधिगम कठिनाइयों से संबंधित होता है। किससे, अधिगम कठिनाइयों से संबंधित होता है। तो अब आप ये बताओ कि इसमें किस प्रकार का अंतर है, तो उद्देश्यों का अंतर है। ध्यान रखना उद्देश्य अलग अलग है। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य उपलब्धि जो है जानना है, जबकि नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है जो है अधिगम कठिनाइयां का कारणों का पता लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है, तो मैं आपको पहले बता चुका ये निदान जो है निदानात्मक शिक्षण है उसका अंतिम चरण है। ठीक है, क्योंकि निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है अधिगम जो है पहले परीक्षण किया जाता है, फिर अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है और उन कारणों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो ये उसका अंतिम चरण हो गया किसका, निदानात्मक शिक्षण का, और ये इसका क्या हो गया आधार हो गया। ये बात अपन ऊपर कर चुके। अगला क्वेश्चन
निम्न में से किसे लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है? मतलब कौन सी एक विधि है जिसको लिखित साक्षात्कार कहा जाता है या इसकी संज्ञा दी जाती है? तो प्रश्नावली को। ठीक है, प्रश्नावली विधि जो है उसको लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है। और आपके लिए आज का ये क्वेश्चन है कि जो है प्रश्नावली विधि जो है इसके जो है प्रतिपादक कौन है, किसने प्रश्नावली विधि दी थी, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, तो लिखित साक्षात्कार की संज्ञा कौन सी विधि को दी जाती है? प्रश्नावली विधि को। प्रश्नावली होती है 3 प्रकार की, जो है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के द्वारा मूल्यांकन के संबंध में कौन कौन से सुझाव आपके जो है दिए गए? जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, जिसको एनसीएफ 2005 कहते हैं, उसके द्वारा जो है मूल्यांकन के संबंध में कौन कौन से सुझाव दिए गए? ठीक है, बाह्य परीक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। जो है एनसीएफ कहता है कि आंतरिक परीक्षाओं को बढ़ावा दें। इन्होंने तो जो है 10वीं बोर्ड भी स्वैच्छिक जो है कर दी थी। ठीक है, आंतरिक जो है परीक्षाओं को बढ़ावा देना बताया। फिर आपका खुली पुस्तक परीक्षा प्रायोगिक तौर पर लागू हो, तो ये भी जो है इन्होंने जो है नहीं बोला था प्रायोगिक तौर पर लागू होना। फिर है कक्षा 1-2 में केवल मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, लिखित परीक्षा कक्षा 3 से शुरू होती है, तो उत्तर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 3। ध्यान रखना, दूसरी जो है ना ये भी गलत है, इसमें दूसरा भी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम ग्रेडिंग मूल्यांकन की सिफारिश की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेडिंग मूल्यांकन मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो जो ग्रेडिंग मूल्यांकन है इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने की? ध्यान रखना, मुदालियर आयोग ने। किसने? मुदालियर आयोग है, उन्होंने ग्रेडिंग मूल्यांकन की सर्वप्रथम क्या की? सिफारिश की थी। तो उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ और 1 लाख सब्सक्राइबर में अपना कंट्रीब्यूशन दें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।